हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कैंपेनिंग चल रही है, पहले तो हम इसी की तरफ आ जाते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि ये कैंपेन जो है ये अमेरिकी इलेक्शंस की नहीं, ये शायद पाकिस्तान, इंडिया या जो हमारे रीजन के इलेक्शंस होते हैं उनकी कैंपेनिंग हो रही है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? कुछ ऐसे ही लग रहा है जी। हम तो 1988 के बाद से जितने इलेक्शन हुए यहाँ पे हर एक के बाद कहा गया कि धांधली हुई है, हर एक के बाद कहा गया कि हमें हराया गया है। तो शायद उसी से क्यों लेते हुए ट्रंप साहब ने 2-3 मौके पे कहा है बड़ा खुल के कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इंतखाबात के नताइज बिल्कुल कबूल करूँगा अगर मैं जीत गया तो। हाँ। तो उन्होंने पहले ही वो एक लाइन खींच दी है। और इसके बाद गुज़िश्ता रात भी उन्होंने मिशिगन में मेरा ख्याल है ये कहा कि जो डाक के ज़रिए बैलेट आ रहे हैं उसकी गिनती को तो उसकी अगर सही गिनती ना हुई, उसमें फ़्रॉड हो सकता है। तो मैं बहुत सारे हमारे वकील हैं वो पिटिशन्स दायर करने जा रहे हैं। तो कोई ये कहा जाता है कि 40-50 हज़ार के करीब रिपब्लिकन पार्टी के हामी या हम ख्याल वकील हैं जिनको रिपब्लिकन पार्टी तैयार कर रही है कि जहाँ 50 रियासतों में जहाँ जहाँ पे ये बैलेट रिजेक्ट हो रहा है, यानी जो डाक के ज़रिए आया हुआ वोट मुस्तरद हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ आप पिटिशन्स करें। तो कोई 350-400 के दरमियान पिटिशन्स पहले ही दायर हो चुकी हैं। तो उससे लगता है कि उसको बुनियाद बना के हो सकता है, अभी तो कोई पता नहीं है। ज़ाहिर है अपना वहाँ उस मुल्क का अपना एक पक्का निज़ाम है, इदारे उसके चल रहे हैं, लेकिन आप खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे सकते। जिस मुल्क में अगर सदर जब आया और उसने अपने बेटी और दामाद को अपने साथ बतौर एडवाइज़र रख लिया, जो कि बिल्कुल इसने आपने नाकाबिल तसव्वुर था इससे पहले, तो उस सूरत हाल में अब भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि वो ट्रंप हारें, अगर हार भी जाएं तो इक़्तिदार तो उन्होंने 20 जनवरी को हवाले करना है ना, तो उसके दौरान वो क्या करते हैं ये भी बड़े मज़ा आएगा। लेकिन ये कि धरने वरने नहीं होंगे, हम अभी एक अलग लेवल पर हैं। धरने नहीं होंगे, दूसरी नौयत के धरने होंगे, अदालती धरने होंगे। जी। अच्छा, अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो बाइडन जो है वो आगे है और जो सर्वेज हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही हमने हिलरी के वक्त में भी देखा था, ऐसा ही हमने अल गोर और जो उस वक्त बुश का जो था उसमें भी देखा था। तो ये सर्वेज जो है इनके ऊपर एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़ा मुश्किल है जी। हिलरी क्लिंटन के हवाले से तो 2016 में तकरीबन सब इत्मीनान, कई लोग जो डेमोक्रेट्स थे वो तो मुतमईन होकर सो गए थे कि उनका ख्याल था कि सुबह जब हम उठेंगे तो हमें हिलरी क्लिंटन की फतह की नवीद मिलेगी। लेकिन वो सुबह जब उठे तो प्राइमरीज़ में उनको बहुत बड़ा फिर नुकसान उठाना पड़ा। तो ये अभी बहुत मुश्किल है इस मौके पे कहना, क्योंकि इस वक्त अमेरिका बड़े 2 वाज़ेह ग्रोहों में पहले ही तकसीम था। अभी ट्रंप ने उस माशरे को मज़ीद तकसीम कर दिया। वो इस तरह के 2016 से पहले जितने सफ़ेद फाम लोग थे, ख़ास तौर पे जो नस्ल परस्त हैं, वो ख़ासी हद तक बैकफुट पे थे, खामोश थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप मंजर आम पे आए तो उन्होंने उस नस्ल परस्ती के जो हामी अमरीकी हैं उनको एक शय दी, उनको ज़बान दी, उस एहसास को, रेसिज्म को जिसको कहते हैं, उसको हवा दी उन्होंने। और उसकी वजह से ये मुआशरा जो है मज़ीद तकसीम हो गया है। और उसी के खिलाफ फिर कैंपेनिंग कर रहे हैं जो बाइडन के, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि मैं उनको पूरा मौका दूंगा वगैरह। वो तो ज़ाहिर है जी, आप अपने मुखालिफ की जो हर कमज़ोरी है, आप जिसको कमज़ोरी बना के पेश कर सकते हैं उस पर आप शिकार तो वो करते हैं। हमारे लिए क्या बेहतर होगा अगर हम दोनों सिनेरियोस को लेकर चलें, जो बाइडन या ट्रंप, हमारे लिए कौन बेहतर होगा और किस किस तरीके से बेहतर होगा? पहले हम ट्रंप को एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि अभी वो सदर हैं। अगर ट्रंप जीत जाते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की इकॉनमी। देखिए, पाकिस्तान के लिए भले ट्रंप हों या जो बाइडन हों, अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, रिवायती इस्टेब्लिशमेंट, उसमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट यानी वजारत ख़ारजा, वजारत दिफा और उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी CIA वगैरह और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, ये सब जब मिल के बैठते हैं, अपने एनालिसिस बनाते हैं, तो उसका निचोड़ सदर के जहन में डाला जाता है। उसको भले कोई भी सदर हो, तो सदर की जो 80-90% राय बनती है, 95% बनती है, वो सिर्फ उन रिपोर्टों की बुनियाद पे बनती है जो इन इदारों की तरफ से आती है। उस हवाले से पाकिस्तान के मुताल्लिक अमेरिका की एक पॉलिसी बिल्कुल सेट है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हमें जहन में रखना चाहिए कि
8 سال تک اوباما صدر رہے، پاکستان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. بالکل، جتنے ڈرون حملے ان کے دور میں ڈرون حملے سب سے زیادہ ہوئے. سلالہ کا انسیڈنٹ اس کے دور میں ہوا. کچھ پابندیاں بالواسطہ طور پہ لگیں. امداد میں کٹوتی ہوئی جو کیری لوگا برمن ایکٹ تھا، اس کے نتیجے میں وہ چلتا تو رہا، لیکن آپ کا ہمارا فوجی پروگرام جو تھا، فوجی ٹریننگ کا پروگرام، وہ ڈسرپٹ. تو یہ بڑی خام خیالی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے لیے بائیڈن اچھا، جن کے روایتی طور پہ بڑے اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ. اور سب سے دوسری بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک طرف، دوسری طرف امریکہ اور چین، جو آپ میرے خیال ہے اس پہ طرف آپ نے اشارہ کیا کہ چین اور امریکہ اب بالکل واضح ہو کے ایک ایڈورسیریل رول، یعنی ایک دشمن بن چکے ہیں ایک لحاظ سے. تو چین کے حوالے سے بھی امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک مخصوص نقطہ نظر ہے. اور چونکہ پاکستان چین کا اتحادی ہے تو پاکستان کو بھی سفر کرے گا آنے والے دنوں میں. اگر افغانستان کا مسئلہ تھوڑا بہت حل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی گنز جو ہیں پاکستان کی طرف آئیں گی. اور اسی وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات، نمبر 1 چین کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر کرے، ریشنلائز کرے اس کو. یہ صرف نعرہ بازی سے کام نہیں چلتا ہے کہ گیم چینجر اور دس اینڈ دیٹ اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کو ایک نیویگیٹ، اس کو کہتے ہیں نیویگیٹ کرنا، کہ آپ کو جیسے بھی حالات ہیں اس کو بنا کے رکھنی ہے، آپ نے بگاڑنی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اندرون خانہ سب سے اہم بات پاکستان کے لیے ہے کہ ہماری حکومت، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ملک کے اندر ایسی فضا بنائے جو غیر ملکیوں کے لیے باعث کشش ہو. یعنی ایسے حالات یہاں پیدا نہ کیے جائیں کہ جس کو بنیاد بنا کے ہمارے بہت اچھے دوست بھارت، ہمارا بہت اچھا دوست افغانستان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں. اور ہمیں یہ ہماری ڈپلومیسی کا بہت بڑا امتحان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 28 اکتوبر کو ایاز صادق صاحب نے قومی اسمبلی میں بڑی زبردست بات کی، آپ کو پتہ ہے، وہ انڈیا میں جشن کا سما ہو گیا. این اسی وقت بھارت اور امریکہ کے درمیان 2+2 کا ڈائلاگ چل رہا تھا. اس کو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع ہر سال ایک اجلاس کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف ایاز صادق صاحب نے یہاں یہ بات کی، وہاں پہ انہوں نے 2+2 کی میٹنگ ہوئی، اور 2+2 کی میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں کہوں گا کہا کہ بھارت اور امریکہ کا تعاون اس وقت اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا مشترکہ ہدف چین اور چین کی کمیونسٹ پارٹی ہے جو کہ رول آف لا، ڈیموکریسی اور بنیادی حقوق پہ یقین نہیں رکھتی. اور عین اسی وقت کشمیر میں کئی کشمیری، یعنی جو بھارتی زیر قبضہ کشمیر ہے، وہاں پہ صحافیوں کے خلاف ریڈز چل رہی تھی ان کے گھروں پہ اور ان کے دفتروں پہ. کشمیر ٹائمز کو سیل کر دیا گیا، اس کے دفتر کو. 18 صحافیوں کو گزشتہ 1 سال کے دوران باقاعدہ تفتیش کے لیے بلایا گیا یا اٹھایا گیا ہے صرف سری نگر میں. اس کا قطر کوئی ذکر نہیں تھا جو ان کا جو مشترکہ اعلانیہ تھا. تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے ہمارے پالیسی سازوں کو، جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے، کہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو بھی کس طریقے سے ہم لے کر چلیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اس پر ہم آتے ہیں. لیکن امریکی سیاستدان اور بزنس مین طاہر جاوید صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انہوں نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. طاہر صاحب، اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حساب سے تو جو بائیڈن آگے جا رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کچھ بھی تو آبویسلی جب تک الیکشن پورا اوور نہیں ہوتا، ہمارے پاس پورا ایک دن ووٹنگ کا موجود ہے، تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آبویسلی when you make some comment اور جو بھی آپ تبصرہ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہو. تو 100 ملین کے قریب آلریڈی ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے، جس کے اندر سے 65% جو ہے وہ جو بائیڈن کا ووٹ ہے اور
उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जी जो बाइडन जो है वो काफ़ी कोई 20-22% की लीड के साथ अर्ली वोटिंग को क्लोज किया है। तो अब एक दिन जो वोटिंग अर्ली वोटिंग जो 7-8 दिन 10 दिन सर्टन केसेस के अंदर 12-12 दिन भी स्टेट्स में चली है, और एक दिन का जो इलेक्शन आगे जो ट्रेडिशनल इलेक्शन डे है, नॉर्मली वो इलेक्शन डे अर्ली वोटिंग से हैवी होता है, लेकिन चूंकि इस दफा 100 मिलियन वोट पड़ चुके हैं इलेक्शन डे से पहले, तो इलेक्शन डे इतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि टोटल वोट तो वही है ना जो टोटल वोट है। तो ये मैं समझता हूँ कि कल जो है ट्रेडिशनली 70 मिलियन के करीब वोट पड़ते थे इलेक्शन डे पे, मैं समझता हूँ कि इसमें 50 मिलियन से ज्यादा वोट नहीं पड़ेंगे। अगर 70 मिलियन भी पड़ जाते हैं तो फिर भी आप ये देखें कि अगर 70 मिलियन पड़ने की सूरत में ट्रंप अगले कल के वोटों के अंदर ज्यादा मकदार में अगर वोट ले भी जाते हैं तो 100 मिलियन के साथ compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन तो बड़ी मच जो पॉपुलर वोट है वो तो इट्स ओवर। अब रही बात इलेक्टोरल कॉलेज की, तो उसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर इश्यू होता है जो समझ में आ रहा है कि जी 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है, बाकी तो pretty much अच्छा, अब ये तो डिसाइड होगा फाइनली, रिजल्ट जो है जब आएगा तो फिर डिसाइड होगा कि कौन। लेकिन हम जो बात कर रहे थे अभी, इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि पाकिस्तान के हवाले से कौन बेहतर होगा, उसके हवाले से वहाँ पर क्या जज्बात हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और आपको क्या लगता है कि जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों की कोई पाकिस्तान की तरफ सोच क्या है, और या फिर ऐसा है कि जो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको गाइड करती है और फिर उसके हिसाब से वो सोच बनाते हैं, उनकी अपनी सोच कोई नहीं होती? देखिए, पाकिस्तान की तरफ एक इंडिविजुअल सोच जो है वो तो मैं कभी भी नहीं समझूंगा कि किसी भी प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल सोच जो होती है किसी हद तक लेकर जा सकती है, जिसमें आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनवाइट किया, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर हो गया। लेकिन अगर आप बड़े रियलिस्टिकली देखें कि उस रिस्पेक्टफुल जेस्चर के बाद पाकिस्तान को उसमें से क्या खातर खा फायदा हुआ, वो तो एक पॉलिसी का जो हिस्सा था वो तो चेंज नहीं हुई ना कोई भी। पाकिस्तान ने इवन तालिबान के मुज़ाकरात में भी बहुत हेल्प की, उसके में भी। तो बेसिकली ट्रंप के टाइम के अंदर मतलब हम लोग इसको जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें कि एक मुलाकात और उसमें अच्छे कमेंट्स के अलावा पाकिस्तान को गेन कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर कुछ चीज फर्दर आगे नहीं आई। तो इसलिए ये हमेशा से आई एग्री विद यू कि वो गिव और टेक और लेना और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, ये सारी चीज़ों, माहौल उस वक्त अगर वार है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के साथ एक रिलेशनशिप जो होती है, और ये एक डिप्लोमेसी सालों साल चलने के बाद एक जगह पे पहुंचती है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि इंडिविजुअल्स जो है किसी हद तक इसको आगे बढ़ाते हैं। अब रही बात दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान समेत किसी भी जगह के लिए बेहतर है, कि उनको तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता ना कि उन्होंने क्या करना है। तो अगर मैं आपसे फाइनली प्रेडिक्शन पूछूं, प्रेडिक्शन क्या होगी आपके ख्याल में, कौन व्हाइट हाउस में आएगा? प्रेडिक्शन तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है जिसने बड़ी मच, जिसने पेंसिल्वेनिया विन की वो व्हाइट हाउस में जाएगा, और पेंसिल्वेनिया विन किया वो पेंसिल्वेनिया के साथ 3 स्टेटें और जीतनी पड़ेंगी। जी मेरी प्रेडिक्शन ये जो बाइडेन जीतेगा। आपकी प्रेडिक्शन तो पेंसिल्वेनिया है ना ताहिर साहब? बिल्कुल ठीक है, मैं इम्तियाज़ साहब से उनकी जो बाइडेन इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, ओके, जो बाइडेन, ठीक है जी, मैं कोई इसमें अभी पेश गोई नहीं कर सकता, इस वक्त बड़ा मुश्किल है। इस वक्त मुश्किल है। ताहिर साहब ने तो जिता दिया है जो बाइडेन को, लेकिन अभी तकरीबन 50% वोट डाले गए हैं, 50% बाकी रहते हैं, और वो मुझे नहीं मालूम किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि 20-22% जो बाइडेन को लीड हासिल है उन बैलेट्स में जो कि पहले ही डाले जा चुके हैं। लेकिन अभी इंतज़ार करना चाहिए।